हेलो एवरीवन, इंडियन पॉलिटी चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। अभी तक की वीडियोस में हमने कवर किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का, और अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। तो सबसे पहले मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। मतलब ये इफेक्ट में कब से आया? जनवरी 26, 1950। ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कब किया गया था? देखिए, दिसंबर 1946 से लेके दिसंबर 1949 में 2 साल 11 महीने और 18 दिन के टाइम में इस सब को फ्रेम किया गया था। अब अगर हिस्ट्री देखें कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग शुरू हुई, तो आप देखेंगे कि होम रूल बिल आया था एक सबसे पहले 1895 में। इसमें कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की गई थी। एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीक करी थी उनके हिसाब से। पर ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट येस द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स समथिंग, राइट। देन 1928 की बात है, जब वहाँ पे लॉर्ड ब्रिकन हेड हमारे वॉइस रॉय हुआ करते थे इंडिया में। तो उन्होंने एक चैलेंज दिया था, क्योंकि सब बोल रहे थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो ब्रिकन हेड ने चैलेंज दे दिया कि बना लो कॉन्स्टिट्यूशन, देखते हैं आप बना पाओगे, आप नहीं बना पाओगे। तो फिर नेहरू रिपोर्ट आई थी। ये रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने 1928 में पब्लिश करी थी। तो इस रिपोर्ट को उन्होंने कुछ पॉइंट्स थे जो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम ऐसे करेंगे, एडल्ट फ्रेंचाइजी देंगे, वमेन को इक्वल राइट देंगे, ये सब था। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसमें साथ नहीं दिया था। मुस्लिम लीग की फिर जिन्ना के पॉइंट्स अलग आते हैं बाद में। तो बेसिकली ब्रिकन हेड उस टाइम पे सही प्रूव हुए थे कि हम तो नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि इतनी सोसाइटी को तोड़ दिया। बट बेसिकली वो अंग्रेज़ों ने तोड़ा था, इतना तोड़ दिया था सोसाइटी को कि चाह के भी एक पॉइंट पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। फिर उसके बाद एक्चुअली में 1934 में, जो लक्ष्मीकांत में भी मेंशन है, 1934 में एम.एन. रॉय थे जिन्होंने सबसे पहली बार क्या किया था कि इस डिमांड को आगे रखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये ऑफिशियली इस डिमांड को आगे रखा था कि 1935 में कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इंडिया की होनी चाहिए और वो हमारी अपनी होनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 भी आता है, और उससे फिर डिमोरलाइज होके कि नहीं, उसमें तो कुछ नहीं दिया ब्रिटिशर्स ने हमें, बस एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर दी है। तो बेसिकली वो समझ गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियंस की ये नहीं देना चाहते हैं हमें आज़ादी। तो फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये डिक्लेयर किया था कि इसके बिहाफ में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में, कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहते हैं, और वो चाहते हैं बिना कोई भी आउटसाइडर इंटरफेरेंस के। कोई आउटसाइडर इंटरफेरेंस उसमें नहीं होनी चाहिए। फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो जाता है, हमें पता है। तो इंडिया उसमें एक कॉलोनी बने। इंडिया जो कॉलोनी है वो वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करे और हेल्प करे ब्रिटिशर्स की, और एंगेज ना हो जाए। तो अगस्त ऑफर दिया गया था 1940 में, जो मैंने पिछली वीडियोस में भी देखा था, जिसमें इस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दे देंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि डोमिनेंट स्टेटस की बात की हुई थी, और वो तो हमें चाहिए नहीं था। हमें तो चाहिए थी फुल इंडिपेंडेंस। तो ये रिजेक्ट हो जाता है आइडिया। फिर 1942 आते आते क्रिप्स मिशन आता है, और ये क्रिप्स मिशन जो होता है ये वर्ल्ड वॉर 2 में के बाद बोलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के देंगे। लेकिन ये मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि मुस्लिम लीग के दिमाग में तब तक आ चुका था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें कुछ नहीं मानना है, कुछ नहीं मानेंगे हम, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें अलग अलग चाहिए, बंटवारा करो। तो ये भी फेल हो जाता है। फिर 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन में इसने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को एक्सेप्ट किया, और इन्होंने कहा कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होगी। पाकिस्तान या डोमिनेंट स्टेटस, दो डोमिनेंट स्टेटस या दो असेंबलीज नहीं बनेंगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी। तो फिर बाद में मुस्लिम लीग जैसे इसके लिए मान भी गई थी। बनाया गया कैबिनेट मिशन जो आया था, जो हमने पिछले उसमें देखा कि कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। उस कैबिनेट मिशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिज़ाइन किया गया। तो कैसे डिज़ाइन किया गया था? बेसिकली इसमें 389 सीट्स थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी, और उसमें 389 सीट्स होंगी। और उनको कैसे होंगी वो 389 सीट्स? जो 296 सीट्स हैं वो ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट पोजीशंस में थी, वो वहाँ से हम 296 सीट्स लेंगे। और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहाँ से आएंगी 93 सीट्स। ये याद रखिएगा। वैसे ये पेपर में आते नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है जिस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। फिर ये जो 296 सीट्स हैं ना, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। कहाँ से आएंगी? ये बेसिकली आएंगी, इसमें से 292 सीट्स आएंगी जो गवर्नर प्रोविंसेस से आएंगी, और 4 सीट्स आएंगी जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आएंगी। अब ये जो 292 सीट्स हैं जो गवर्नर प्रोविंसेस से आएंगी, ये कौन सी गवर्नर प्रोविंसेस की सीट्स हैं? ये है जैसे मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, पंजाब, उड़ीसा, सिंध। ये वो वाले जहाँ पे गवर्नर राज कर रहे हैं प्रोविंसेस में,
वहाँ से 292 सीट्स आएंगी। और ये चीफ़ कमिश्नर प्रोविंसेस में से कहाँ से आएंगी, जैसे दिल्ली, अजमेर, मेरठ और बलूचिस्तान शायद एक ये है, तो इनमें से 4 सीट्स आएंगी। तो 389 सीट्स होंगी, 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया, 93 प्रिंसली स्टेट्स और ऐसे गवर्नर प्रोविंसेस और चीफ कमिश्नर से। तो ये थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की स्ट्रेंथ। अब इसमें सीट्स को एलोकेट कैसे करेंगे? सीट्स को एलोकेट करने का तरीका है कि एक सीट देंगे हम 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए, 1 मिलियन इज़ 10 लाख। तो वो कैसे करेंगे कि जो मतलब प्रोपोर्शन के हिसाब से देंगे कि 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर एक सीट हम दे देंगे। और ये सीट्स कैसे डिवाइड करेंगे कि जैसे रिप्रेजेंटेशन है ना, रिप्रेजेंटेशन देंगे मुस्लिम्स को, सिख्स को और जनरल में बाकी सब आ जाते हैं मुस्लिम और सिख को छोड़ के, हिंदू, क्रिश्चियन, मतलब बाकी सब जो हैं, तो उन्हें मिलेगा पॉपुलेशन में इस तरह से प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन में सीट देंगे। जैसे आज भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है ना कि इतने परसेंट सीट्स मुस्लिम या माइनॉरिटीज़ को, इतने परसेंट ऐसे, तो ये वो रिप्रेजेंटेशन है। फिर वोटिंग कैसे होगी इनके लिए, किसके लिए वोटिंग हो रही है? याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने के लिए। ये कोई वोटिंग राज करने के लिए नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने के लिए। क्योंकि आप बाद में देखोगे कि जैसे हमने पिछली वीडियोज़ में भी देखा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब आया था, तो उस इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ये क्लियरली बोला हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वही पार्लियामेंट की तरह काम करेगी जब तक कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं हो जाता। तो हम पार्लियामेंट के लिए, या यूँ कहें कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए हम वोटिंग करवा रहे हैं। और वो वोटिंग कैसे होगी? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आज ये प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में काम आती है। इसे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे डिटेल से, अभी नहीं पढ़ेंगे, पर ये याद रखिएगा कि ये कोई सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और अब रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स में प्रिंस मतलब राजा महाराजाओं का शासन है। तो राजा महाराजा जो जिसको नॉमिनेट करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। तो आपने समझा कि सीट एलोकेशन कैसे हो गया। 1 मिलियन पे हम एक सीट दे देंगे मुस्लिम, और ये रिप्रेजेंटेशन है सिख और जनरल्स के लिए। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके बाद जुलाई और अगस्त में इलेक्शंस होते हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं थे, ये पार्शियल इलेक्शन से थे, या इनडायरेक्ट इलेक्शंस बोल सकते हैं, क्योंकि पूरे देश ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से वोटिंग नहीं करी है। तो जैसे हमने पहले देखा 389 सीट्स हैं, 296 सीट ब्रिटिश इंडिया की थी और 93 प्रिंसली स्टेट। अब प्रिंसली स्टेट्स ने तो पार्ट लिया ही नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से खुद को दूर रखना चाहते थे, तो उन्होंने कोई पार्ट नहीं लिया, तो इनकी कोई सीट्स नहीं थी। लेकिन 296 सीट्स पे जो भी रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से वोटिंग हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि 208 सीट्स कांग्रेस जीत गई, 73 मुस्लिम लीग जीतती है और 15 सीट्स ये इंडिपेंडेंस या कुछ छोटी मोटी पार्टीज थी वो जीती हैं। अब मुस्लिम लीग का मूड यहाँ और ज़्यादा ख़राब हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि हम तो बहुत ही कम हैं, हम तो इतना माइनॉरिटी में हैं। उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि हम तो इतना माइनॉरिटी में, हमारे साथ तो गलत होगा, हिंदूज़ या मेजॉरिटी हमारे ऊपर रूल करेगी, हमें तो चाहिए पाकिस्तान। उन्होंने डायरेक्ट एक्शंस को बोल दिया और फिर इतनी मार काट शुरू हुई कि बाद में हमें इंडिपेंडेंस तो मिली, लेकिन मिली पार्टीशन के साथ में। खैर, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें से क्वेश्चंस 100%, चाहे कोई वन डे एग्ज़ाम्स की बात करें, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ से आने के। तो वर्किंग कैसे होता है? जो फर्स्ट मीटिंग है असेंबली की, किसकी? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जीत गए, कांग्रेस मेजॉरिटी में आ गई। तो मुस्लिम लीग ने तो फ़िलहाल जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली उसको फिर बाद में बाइकॉट ही किया था। तो पहली जो मीटिंग होती है वो कब होती है? December 9, 1946। याद रखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। December 9, 1946 को सबसे पहली मीटिंग होती है। तो सबसे पहली मीटिंग होगी तो उसमें कोई प्रेसिडेंट तो होंगे, पर टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे उस टाइम पे, वो बनाएंगे। तो जो वहाँ पे असेंबली में उस टाइम पे सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा। फिर बनते हैं थोड़ी टाइम बाद परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिए गए, और वो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए। वाइस प्रेसिडेंट असेंबली के सबसे पहले कौन थे? 2 थे, एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी, ठीक है। तो ये दोनों थे वाइस प्रेसिडेंट। और इसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन पास किया था असेंबली में जवाहरलाल नेहरू ने, और ये बाद में हमारा प्रीएम्बल भी बनता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे अडॉप्ट किया गया था, तो वो था प्रीएम्बल के फॉर्म में। ये प्रीएम्बल कहाँ से आया है? तो आए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। तो ये एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू ने असेंबली में कब
पेश किया था, रखा था, तो वो रखा था December 13, 1946 को। और बाद में इसको एक्सेप्ट कब कर लिया गया था? एक्सेप्ट कर लिया गया था January 22, 1947 को। तो ये था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे याद रखिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में इलेक्शंस नहीं हुए, तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और देख लो कितना बेसिक क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ा है तो, कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो भी मेंबर्स थे क्या वो डायरेक्टली इलेक्टेड थे या इनडायरेक्टली? तो वो थे इनडायरेक्टली इलेक्टेड। पर आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस के होने के बावजूद भी सिख, मुस्लिम, सभी तरह एंग्लो इंडियंस, सभी कम्युनिटीज़ को उसमें रिप्रेजेंटेशन था। तो पूरे देश की सभी कम्युनिटीज़ उसमें रिप्रेजेंटेशन था। इसके अलावा उस टाइम पे देश में जितने भी बड़े बड़े नेता थे वो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में थे, एक्सेप्ट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को छोड़ के बाकी सब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में थे। और ये जो December 9, 1946 में सबसे पहला सेशन हुआ था ना, फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, ये हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल। अब उसको सेंट्रल हॉल बोलते थे, जो ओल्ड पार्लियामेंट में है। अब तो न्यू बन गई ना विस्टा पार्लियामेंट। तो पहले वाली जो पार्लियामेंट थी उसमें ये सेंट्रल हॉल आज भी है। तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लार्जेस्ट है और कॉम्प्लेक्स है, डाइवर्स है, ऐसे डिज़ाइन किया गया कि सारी कम्युनिटीज़। और ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट बात थी क्योंकि हमारे देश में इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतनी कल्चर्स हैं, फिर भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना देना जो अभी तक हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बेसिकली कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बनता चला गया और फिर हम इसके प्रोविजंस देखेंगे। थैंक यू।